नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य अध्ययन की एसएससी की सीरीज में दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री को आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडियन। सबसे पहले इसमें है पुर्तगीज, तो पुर्तगालियों को सबसे पहले करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने अलबुर्क इनका गवर्नर था, के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उनसे गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुर्क गवर्नर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1505 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई थी। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरीवर्ती भाग में स्थित श्रीलंका द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीड़ा का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? तो 1961 में गोवा को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया। गोवा को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र कराने के लिए 1955 में 300 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया। ये सत्याग्रही जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे। बदले में पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाई, जिससे विवश होकर भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय नामक कार्रवाई की। भारतीय सेना के 36 घंटे की कार्रवाई के बाद पुर्तगाली सेना ने समर्पण कर दिया। इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव को स्वतंत्र करा लिया गया। सन 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। गोवा कांग्रेस के संस्थापक टी.बी. कूना थे। इन्हें गोवा राष्ट्रीय आंदोलन का पिता भी कहा जाता था। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया तो 1961 में आज़ाद हुआ गोवा। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यूरोपियन द्वारा लाए गए थे। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि यूरोपियों के द्वारा लाया गया था। यूरोपीय लोगों द्वारा वस्त्रों के निर्माण में कपास का अत्यधिक उपयोग किया गया, जिससे नए तरह के पहनावे के विकास में सहायता मिली। निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। देखिए इनका क्रम देखिए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरीके से आए थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई।
तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कन्नूर में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नौवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो दादर और नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली। कुछ समय पश्चात इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी 1961 में भारत संघ में मिला लिया गया। दादर तथा नागर हवेली व दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के तहत 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। अर्थात अब दादर और नागर हवेली और दमन और दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश न होकर केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 10, 1498 निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करके यूरोप से भारत के लिए नया समुद्र में खोजा था? तो ये वास्को डी गामा ने खोजा था। ठीक है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष 1498 में भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसने पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमेयू डियाज द्वारा 1488 में खोजे गए आशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत का मार्ग खोजा। इससे पूर्व वेटिकन और अरब के व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत जाने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना जाता था। भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक युग का प्रारंभ 1502 में हुआ तथा 1510 में गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना। क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में पदार्पण किया। कहां पर? कालीकट। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया? तो 1498 में आया। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा। अलग अलग तरीके से पूछे गया। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो कालीकट आया था। ठीक है। देखिए, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था जो 1500 ईस्वी में आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन व स्थापना का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली 1498 में, डच 1602, अंग्रेज 1600 में, डैन 1600 साल और फ्रांसीसी 1664 में। निम्नलिखित में से किसने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए? तो सर्वप्रथम किए थे पुर्तगालियों ने। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंटों को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही बनवाया गया था। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंटों का निर्माण 16वीं-17वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत हुआ था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित ये चर्च और कॉन्वेंट अपनी स्थापत्य कला के बदौलत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किए गए हैं। गोवा में स्थित सेंट कैजेंटन चर्च रोम के सेंट पीटर चर्च के तर्ज पर बना हुआ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुर्क था। 1509 में वह पुर्तगाली सरकार का गवर्नर बनकर भारत आया।
पुर्तगालियों ने गोवा पर वर्ष 1510 में विजय प्राप्त किया। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया? तो 1510 में इसको जीत लिया था। ठीक है, 1510 में जीत लिया था आदिल शाह से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की? तो 1510 में विजय प्राप्त की। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो सबसे पहले फ्रांसिस डी अल्मोडा आया था। पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मोडा 1505 से 1509 था। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया और इनकी कौन सी नीति थी? ब्लू वाटर नीति। डच, इसके बाद देखिए डचों को पढ़ते हैं हम। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। बेदाया बिदरा का युद्ध नवंबर 1759 में हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया था। डचों की सेना अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई। 23 व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो किसने? डच ने। डच नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। याद रखिएगा, 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की। ठीक है, अंग्रेज। देखिए इंग्लिश। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई? ये की गई थी 1765। इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न संधि में बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? तो 1765। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इसका नाम अली गौहर था। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थीं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। कड़ा व इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। शाह आलम ने अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, पुदुचेरी को छीन लिया और उस पर कब्जा किया 1761 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। 1751 में द सीज ऑफ ऑर्केट यानी ऑर्केट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ? तो अंग्रेज। ऑर्केट युद्ध की घेराबंदी 23 सितंबर से 14 नवंबर 1751 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा अर्काट से हुई। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सेना ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई। इसमें चंदा साहब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ प्राप्त था। 28 देखिए, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था? तो ये किया था अवध पर।
1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया और अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यान डाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया? तो असम। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, जो 1826 में यान डाबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसी संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को हड़प लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों के पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में जाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिनमें से सबसे पहला था दोस्तों 1773 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कानून बनाए थे, जिनमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला था। क्या प्रावधान थे इसके देखिए। इस एक्ट के तहत मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें इनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति व अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे ने 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा इन तीनों सुप्रीम कोर्ट की जगह पर 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 32 देखिए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 200 वर्षों। प्लासी की विजय 1757 और बक्सर की विजय 1764 से ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हुई। अतः मुख्य रूप से 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र व प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही समाप्त हुई। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की द्वारा अनुमति किसने दी गई थी? तो जहांगीर। 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई। जहांगीर के काल में मुगल सब दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। मुगल बादशाह जहांगीर का शासन 1605 से सन 1727 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिंस 1608 में भारत भेजा गया, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र व 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया था। वह मुगल दरबार में व्यापारिक रियासत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हॉकिंस को जहांगीर 40 का मनसब भी प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। 1611 में वह इंग्लैंड लौट गया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत शहर में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री यानी कोठी खोलने की मंजूरी प्रदान किया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था। तो किसके? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त
प्रदान करने वाले चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष प्राप्त किया? ये किया 1600 में। लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी स्थापित की। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया। सन 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के इस विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? सन 1600 में। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई। 40 देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सुवाली के युद्ध में। सुवाली की लड़ाई, जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत शहर के पास एक गांव सुवाली में 29-30 नवंबर 1612 को हुआ। इस युद्ध के पश्चात पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इस युद्ध के पश्चात ही अपनी नौसेना विकसित की थी। अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो पुर्तगालियों के खिलाफ। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? 1857 में। देखिए 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी ना। तो उस क्रांति के बाद सीधे भारत का नियंत्रण महारानी जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया था। वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जिनका घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया। इस प्रकार कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इंपोर्टेंट है, देखिए। तो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के मध्य उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत, वर्तमान में क्या है, खैबर पख्तून, पाकिस्तान में लड़ा गया था। ब्रिटिश सैन्य दल में 36 सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन के 21 सिख थे, जिन पर 10,000 अफगानों ने हमला किया था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि सारागढ़ी की लड़ाई पर एक मूवी बनी है जिसमें मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार हैं, तो वो कौन सी मूवी है? कमेंट्स करके बताइए। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? कलकत्ता में। तो सबसे पहले जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बनाए गए थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 में विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें अन्य प्रावधानों के साथ ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी आधार पर 1774 में
फोर्ट विलियम्स में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें सभी न्यायाधीश ब्रिटिश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। अन्य सदस्य चैम्बर्स, स्टीफन और जॉन हॉयड थे। वंडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसियों को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को तथा इंग्लैंड ने प्रसा को समर्थन देना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना से सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह शिकस्त दी गई। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं दोस्तों। 45 क्वेश्चन हो गए। कल से हम फ्रांसीसी को कवर करेंगे और आगे की वीडियो को भी कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो से अगर आपको थोड़ी हेल्प मिलती है तो वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।